साथियों वंस अगेन स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये है आपका बिहार का मैप। ठीक है, और बिहार के आपका पूरब में कौन सा राज्य है, तो यह है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। वही बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड है और बिहार के पश्चिम में आपका यूपी पड़ता है और बिहार के उत्तर में नेपाल है। ठीक है, तो बिहार का जो कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो 3 राज्यों से, वेस्ट बंगाल, झारखंड और यूपी से सीमा लगता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह है आपका बिहार का मैप। तो बिहार की बात करें तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है आपका 94,000 कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वही भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% है। कितना है, 2.8% है। वही 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वही बिहार के अगर बाउंड्री की बात करें तो उत्तर में है आपका नेपाल। ठीक है, और नेपाल से कुल 7 ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, तो ये आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वही पश्चिम बंगाल के साथ देखें तो पश्चिम बंगाल के साथ आपका 3 ऐसे ज़िले हैं जो साझा करता है। कौन कौन सा, तो ये हो गया आपका किशनगंज, और दूसरा हो गया पूर्णिया, और तीसरा हो गया आपका कटिहार। ठीक है, तो ये 3 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा के पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ जो बिहार के 8 ऐसे ज़िले हैं जो अपनी बाउंड्री साझा करता है। कौन कौन सा, तो आप याद रखिएगा, ये आपका पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, इसके अलावा सारण हो गया, फिर सिवान हो गया, फिर आपका भोजपुर हो गया, फिर आपका बक्सर हो गया, और ये आपका कैमूर हो गया, और एक आपका रोहतास हो गया। ये 8 ज़िले हैं जो बिहार का यूपी के साथ सीमा साझा होता है बिहार के पश्चिम में। ठीक है, वही झारखंड की बात करें तो बिहार के का जो झारखंड के साथ भी कुल 8 ऐसे ज़िले हैं जो अपनी बाउंड्री साझा करता है। कौन कौन सा, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक हो जाएगा आपका रोहतास, दूसरा हो जाएगा औरंगाबाद, तीसरा हो जाएगा आपका नवादा, चौथा हो जाएगा गया, फिर बांका, फिर भागलपुर और कटिहार, और भागलपुर, और फिर हो जाएगा आपका कौन सा, ये आपका कटिहार। ठीक है, तो इस प्रकार 8 ऐसे ज़िले हैं जो कि बिहार का झारखंड के साथ सीमा साझा होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो बिहार है वह पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता थे, और 1911 के दिल्ली दरबार के तहत 1912 ईस्वी में बिहार जो है वह अस्तित्व में आया था। ठीक है, और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड का अलगाव हो गया था। वही बिहार से उड़ीसा की बात करें तो बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ था वो आपका 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया या फिर कटिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वह है आपका किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही किशनगंज का बिहार के मैप में अगर इसका स्थिति देखा जाए तो ये आपका पूर्वी भाग में पड़ता है, जो अपनी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ भी साझा करता है और अपनी सीमा नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये रहा आपका किशनगंज जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है। वही अगर पूर्णिया की बात करें तो ये है आपका, ये भी आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है पूर्णिया, और पूर्णिया जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है बिहार में, याद रखिएगा। कटिहार की बात करें तो कटिहार मक्का के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है। ठीक है, तो कटिहार भी यहीं पर है जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी सहजादानंद सरस्वती, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या फिर गंगा शरण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो आपका स्वामी सहजादानंद सरस्वती ने किया था। तो कब किया था? तो नवंबर 1929 ईस्वी को याद रखिएगा। और यह जो स्थापना हुआ था नवंबर 1929 ईस्वी में, वह सोनपुर मेले के दौरान स्वामी सहजादानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है। और बिहार में जमींदारी हमलों और शोषण के खिलाफ किसानों को संगठित करने के लिए इस बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। वही बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करें तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे आपका 1 नंबर स्वामी सहजादानंद सरस्वती और कार्यानंद शर्मा और गंगा शरण सिन्हा और बद्री नारायण। ठीक है। ये 4 लोग थे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वही गंगा शरण सिन्हा की बात करें तो गंगा शरण सिन्हा बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव रह चुके हैं। ठीक है। वही अगर कार्यानंद शर्मा की बात करें तो कार्यानंद शर्मा 1931 ईस्वी में इनके नेतृत्व में मुंगेर में पहला जिला किसान सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है। तो पहला जो जिला किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था वह 1931 ईस्वी में मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि 1936 ईस्वी में, ठीक है, इसी के आधार पर बिहार प्रांतीय किसान सभा के आधार पर ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। ठीक है। तो ये सभी फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। वही अगर श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो बिहार में स्वराज दल का गठन इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। तो स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। वही श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सीएम रह चुके हैं और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी भी याद रखिएगा। इस प्रकार इसका आंसर तो हो जाएगा आपका स्वामी सहजादानंद सरस्वती। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है और इस से संबंधित एक और याद रखिएगा, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था उसको आप लोग याद रखिएगा। इससे संबंधित जो नेता थे वह थे आपका जयप्रकाश नारायण हो गया, रामानंद मिश्रा हो गया और गंगा शरण सिंह हो गया। इसके अलावा आप याद रखिएगा VP प्रसाद। ठीक है। तो फूलन प्रसाद वर्मा भी, इसको आप याद रखिएगा। 4 लोग थे जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित थे। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, विदेशी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये जो ह्वेनसांग है यह चीन का यात्री था। ठीक है। यह चीनी यात्री था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ह्वेनसांग ने इनकी एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है CU की। ठीक है। याद रखिएगा CU की। और इन्होंने अपनी इस CU की में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है कि इस विश्वविद्यालय में करीब 20,000 छात्र, ठीक है, कितना 20,000 छात्र अध्ययन करते थे। वही जो 1600 शिक्षक इसमें शिक्षण से जुड़े हुए थे। ठीक है। इस प्रकार CU की ह्वेनसांग के द्वारा, जो एक चीनी यात्री था, इसका यात्रा वृत्तांत है और इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह प्राचीन समय में बौद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, जहाँ पर एशिया से जो छात्र आते थे वह इसमें पढ़ाई के लिए आते थे। इसके अलावा चीन हो गया, आपका जापान हो गया, मतलब विदेशी जो छात्र थे उस समय इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो विद्यार्थियों का चयन होता था वह काफ़ी थोड़ा जटिल होता था, क्योंकि पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था और ऐसा माना जाता है कि 10 में से मात्र 3 छात्रों का ही चयन होता था इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो निर्माण करवाया था वह आपका गुप्त वंश के एक शासक है, कुमार गुप्त। ठीक है। कौन है? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। वही नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया किसने था, यानी ध्वस्त किसने किया था?
तो यह 1200 एडी में, करीब 1200 एडी में बख्तियार खिलजी के द्वारा यह इसका ध्वस्त कर दिया गया था, इसको जला दिया गया था। और बख्तियार खिलजी की बात करें तो बख्तियार खिलजी यह भारत में या फिर यूं कहे तो बिहार में का पहला ऐसा मुस्लिम या तुर्की शासक था जिन्होंने बिहार को जीता था, ठीक है। और बिहार के साथ साथ इसने बंगाल को भी जीता था बख्तियार खिलजी, इसको आप याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में अभी बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था वह धर्मपाल ने किया था, ठीक है। कौन सा, किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के शासक है धर्मपाल, और इन्हीं के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। वदंतपुरी की बात करें तो वदंतपुरी आपका ये बिहार शरीफ में पड़ता था, ठीक है, याद रखिएगा बिहार शरीफ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, दिल्ली, पटना या फिर चुनार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वह सासाराम में स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है और पर्यटक के लिए भी यह सुविधाजनक है, ठीक है। और ये जो सासाराम है यह बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। कहाँ है? तो बिहार के रोहतास जिले में यह स्थित है सासाराम, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और आने वाले समय में भी ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सासाराम की बात करें तो सासाराम ये आपका रोहतास में पड़ता है। और रोहतास की बात करें तो रोहतास अपनी सीमा पश्चिम में आपका यूपी से भी साझा करता है और दक्षिण में आपका झारखंड से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, खेरा, अहमदाबाद, चंपारण या फिर बारदोली। तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था वह आपका वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण से शुरू किया था। ये चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों के द्वारा भूमि के 3/20 हिस्से पर, कितना, 3/20 हिस्से पर किसानों से जबरन खेती करवाया जाता था, नील की खेती। और इसी को देखते हुए एक किसान है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? तो राजकुमार शुक्ल है। और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह यानी कि जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है नील बागान मालिकों के द्वारा, उसके बारे में गांधी जी को बताया। और इन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने ही चंपारण आने के लिए गांधी जी को निमंत्रण दिया था। तभी गांधी जी चंपारण आए और इस समस्या को जो अंग्रेज थे उसके सामने रखा और इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा, और अंततः इस समस्या का भी समाधान हो गया, ठीक है। तो गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था वह चंपारण में शुरू किया था 1917 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जो आपका गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो ये आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी, राजगिरी की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ या फिर बराबर की पहाड़ियाँ। तो बिहार का जो सर्वोच्च शिखर है वह है आपका सोमेश्वर की श्रेणी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही कैमूर की पहाड़ी की बात करें तो कैमूर की पहाड़ी में आपका चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट इसका प्रमुख भंडार पाया जाता है, ठीक है, कैमूर के पहाड़ी में ही। और ये जो चूना पत्थर और डोलोमाइट है यह सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सूखे के कारण, मार्ग बदलने के कारण, प्रदूषण के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका कोसी नदी है वह आपका नेपाल से आता है और जाके ये आपका कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी ये आपका जाके गंगा नदी में मिलती है।
और कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब ये मार्ग बदलता है तो कई फसलों को क्षति पहुंचाता है और काफ़ी ये जो है कि इससे इस नदी से बिहार के जो उत्तरी वाला हिस्सा है इससे काफ़ी क्षति पहुंचता है। इस कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, मार्ग बदलने के कारण। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40, 75, 16 या फिर 243? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार से जो लोकसभा के लिए सदस्यों का चयन होता है वह आपका टोटल 40 सदस्यों का चयन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं वो आपका जीबी मौलंकर रह चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, जीबी मौलंकर, याद रखिएगा। और लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वह है आपका ओम बिरला। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। वही आपका बात करें तो बिहार विधान परिषद में, ठीक है, बिहार विधान परिषद में आपका टोटल 75 सीट है, इसको आप याद रखिएगा। वही 16 की बात करें तो बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चयन होता है? तो 16 सदस्यों का चयन होता है। ऑप्शन सी भी याद रखिएगा। वही 243 की बात करें तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। ठीक है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और इन 243 सीटों की संख्या में से जो आपका 40 सीट है वह आपका एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित किया गया है और इन 243 सीटों में से और 2 सीट है वह है आपका एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। वही बात करें बिहार विधानसभा की तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान समय में वह है आपका प्रेम कुमार। कौन है? तो प्रेम कुमार है, याद रखिएगा। और विधान परिषद की बात करें तो यह है आपका अवध नारायण सिंह। ठीक है, कौन है? तो अवध नारायण सिंह, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर प्रैक्टिस के तौर पर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।